सारे के सारे साथियों को नमस्कार। स्वागत है फिर आप सभी का गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की दुनिया में। लास्ट लेक्चर में जीआईटी का इंट्रोडक्शन या सारे के सारे जीआईटी ऑर्गन्स का नॉर्मल परिचय 10 पार्ट के अंदर मैं आपको पढ़ा चुका हूं। उम्मीद है कि सभी के अंदर जो बेसिक चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। अब अपन डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और उनसे सीक्रेट होने वाले जूस को डिवाइड करते हुए पढ़ेंगे। यहां पर इस पर्टिकुलर पार्ट को पूरे डाइजेस्टिव ऑर्गन और उनके जूस को अपन ने 6 हिस्सों के अंदर बांटा है। पहला हिस्सा है माउथ, ओरल कैविटी या बकल कैविटी और इससे सीक्रेट होने वाला जूस जिसका नाम है सलाइवा। दूसरा पोर्शन है स्टोमक और ईसोफेगस और वहां से जूस सीक्रेट होगा गैस्ट्रिक जूस। तीसरा पोर्शन अपन पढ़ेंगे पेनक्रियाज, वहां से सीक्रेट होगा पेनक्रियाटिक जूस। चौथा पोर्शन अपन पढ़ेंगे लीवर और गॉल ब्लैडर, वहां से सीक्रेट होगा बाइल। पांचवा पोर्शन अपन पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां से सीक्रेट स्मॉल इंटेस्टाइन उसके पार्ट और वहां से सीक्रेट होगा सकस एंटेरिकस। और छठा और अंतिम हिस्सा अपन पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, जहां से सीक्रेट होगा लार्ज इंटेस्टाइनल जूस। तो अब अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं पहला पोर्शन जिसका नाम है माउथ, ओरल कैविटी और बकल कैविटी। तो स्टार्टिंग करें इसमें, सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर को पढ़ना स्टार्ट करें। तो देखें, प्रैक्टिकली महसूस करें आप। यहां से ओरल कैविटी की एंट्री होती है। बोले तो सबसे पहला पोर्शन है लिप। अब लिप के बारे में तो कुछ नहीं पढ़ना अपन को, ये तो एक तरीके से द्वार है जहां से ओरल कैविटी की एंट्री होती है। लिप बेसिक तौर पर डाइजेशन में किसी तरह का कोई रोल प्ले नहीं करते। अच्छा, लिप के पीछे जाओ आप, जस्ट पीछे आपको देखने को मिलेंगे टीथ। टीथ का डाइजेशन में क्या किसी तरह का रोल है? यस, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मैकेनिकल डाइजेशन और चेविंग और मैस्टिकेशन। तो टीथ के बारे में जानकारी लें। टीथ से अंदर आप जाएंगे तो नीचे जो फर्श बना हुआ है वो टंग से मिलकर बना हुआ है, टंग पाई जाती। तो टंग का भी इंपॉर्टेंट रोल है, खासकर टेस्ट के लिए टंग रेस्पॉन्सिबल होती। उसके अलावा टंग के ऊपर वाले फ्लोर में अपन बात करें तो वहां पर पैलेट होता है। पैलेट का डाइजेशन में बेसिकली कोई रोल नहीं है। फिर पूरी की पूरी ओरल कैविटी में सीक्रेट होता है सलाइवा, विच हैज बीन सीक्रेटेड फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड। और सलाइवरी ग्लैंड अपने ओरल कैविटी की सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो कौन कौन सी चीजें हो गई जिनको अपन को पढ़ना चाहिए? दीज आर द टीथ। टीथ के बाद दूसरा हो गया टंग और टंग के बाद तीसरा और बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया सलाइवरी ग्लैंड। इन तीनों को अपन ओरल कैविटी में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन लिखें टीथ। कितने होते हैं टीथ, या अभी वर्तमान में आपके कितने हैं? कौन कौन से मैच्योर पर्सन हैं जिनके पूरे 32 आ गए? तो बोले तो बहुत कम होंगे आप में से जिनके पूरे के पूरे 32 या 32 टीथ आ गए होंगे। नॉर्मली 25 के बाद 28, 30, किसी किसी में तो 32, 35 तक ये टीथ एरप्ट होते हैं। बोला जाए तो 4 जो लास्ट वाले टीथ होते हैं वो 22-25 साल के बाद आते हैं, जिनको कॉमन भाषा में अपन अक्कल दाढ़ या विजडम टीथ भी कहते हैं। तो टीथ क्या काम आते हैं ये आप सारे के सारे साथियों को पता है। अगर यहां पर पॉइंट है तो वो है टीथ फॉर्मूला। कितने होते हैं टीथ और कौन कौन से होते हैं? तो मेरे हिसाब से ये 5वीं क्लास से आपको याद है और कभी नहीं भूलने वाला फॉर्मूला है। टीथ फॉर्मूला होता है 21-23, 21-23, 2123 और 2123, 2123 और 2123, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक साइड के हिस्से में 8,
नीचे वाले में 8, दोनों साइड में माने एक साइड में 16 और 16 दूसरी साइड में, तो टोटल हो गए 32। ये जो 2 1 2 3 2 1 2 3 ऊपर नीचे के हाफ पोर्शन का फॉर्मूला है, इसमें से ये जो 2 है, ये जो पर्टिकुलर 2 है, इनको अपन नाम देते हैं इंसाइजर, इनको अपन नाम देते हैं इंसाइजर। उसके बगल में जो है इसको नाम दिया जाता है कैनाइन, इट इज द कैनाइन टीथ। इसके बाद ये जो 2 हैं, इट इज द प्रीमोलार, इसको नाम देते हैं अपन प्रीमोलार। और जो लास्ट वाले 3 हैं, इनको नाम देते हैं मोलार। तो ये इनका पर्टिकुलर नामकरण होता है। तो एक बार पूछा गया है इसमें से क्वेश्चन अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, द फॉर्मूला ऑफ टीथ इज, आंसर अपन को 5वीं क्लास से रटा हुआ है 21 23 21 23। इज दैट क्लियर? यहां पर इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलार और मोलार ये होते हैं। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टीथ, क्या काम है टीथ का? तो सभी साथियों को पता है टीथ आर रेस्पॉन्सिबल फॉर चेविंग, यह चेविंग कराते हैं। चेविंग को एक और नाम से बोलते हैं अपन मैस्टिकेशन, चेविंग को एक और नाम से बोलते हैं अपन, इट इज द मैस्टिकेशन। क्या टीथ की सहायता से डाइजेशन होता है? यस। और ये जो पर्टिकुलर डाइजेशन है जो टीथ की सहायता से होता है, फूड के बड़े बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ डाइजेशन। और इस पर्टिकुलर डाइजेशन को नाम देते हैं अपन मैकेनिकल डाइजेशन। इस पर्टिकुलर डाइजेशन को नाम देते हैं अपन मैकेनिकल डाइजेशन। तो ये पहली स्ट्रक्चर जो अपनी ओरल कैविटी के अंदर मौजूद है, दीज आर द टीथ। द फॉर्मूला ऑफ टीथ आपके सामने है 21 23 21 23 21 23 में शुरुआती 2 इंसाइजर, देन सिंगल कैनाइन, देन प्रीमोलार, देन मोलार। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ टीथ? दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर चेविंग और मैस्टिकेशन और मैकेनिकल डाइजेशन। तो ये पहला पार्ट हो गया टीथ जो ओरल कैविटी में है। दूसरे पार्ट के बारे में बात करें, इट इज द टंग। टंग के बारे में बात करें तो सभी साथियों को पता है कि टंग के मेन फंक्शन क्या क्या होते हैं। व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ द टंग? तो पहले लाइन में अपन बोलना चाहें कि टंग आपकी मेरे बॉडी का एक सेंसरी ऑर्गन होता है। टंग इज ए सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन बोले तो टोटल 5 होते हैं, 5 में से एक टंग भी होता है। किसके सेंसेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है? इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेंसेशन ऑफ टेस्ट। यह टेस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। जो टंग से अपन को टेस्ट का एहसास होता है, उसके लिए टंग पर कुछ पर्टिकुलर टेस्ट बढ़ पाई जाती है। उसके लिए टंग पर कुछ पर्टिकुलर टेस्ट बढ़ पाई जाती हैं जो अलग अलग लोकेशन पर सिचुएटेड होती है। ये जो डायग्राम में अपन शो कर रहे हैं, दैट इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ टंग। यहां अपन बात करें, इट इज द लेटरल पार्ट ऑफ टंग। ये लेटरल पार्ट हो गया। बैक साइड में अपन बात करें, इट इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग। ये टंग के अलग अलग पार्ट हो गए। अलग अलग हिस्सों से अपन को अलग अलग टेस्ट का आभास होता है। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ टंग। टंग आपके मेरे बॉडी का एक सेंसरी या परसेप्चुअल ऑर्गन होता है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द परसेप्शन ऑफ टेस्ट। टेस्ट के लिए टंग के ऊपर अलग अलग तरह की टेस्ट बढ़ पाई जाती हैं जिनकी लोकेशन अलग अलग होती है। ये एंटीरियर पार्ट ऑफ टंग या टिप ऑफ टंग हो गया, ये लेटरल पार्ट ऑफ टंग हो गया और ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग हो गया। तो ये जो टिप ऑफ टंग है या अगला हिस्सा है, यहां पर जो टेस्ट बड होती हैं या रिसेप्टर होती हैं, दे आर मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द टेस्ट। कौन कौन से टेस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं?
आंसर है स्वीट और सॉल्टी। आंसर है स्वीट और सॉल्टी टेस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। ये जो लेटरल हिस्से में पाए जा रहे हैं, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सोर टेस्ट, खट्टे के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और जो सबसे पिछले हिस्से में पाए जा रहे हैं, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर बिटर टेस्ट। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर बिटर टेस्ट, यह कड़वे टेस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसेप्टर आर फाउंड एट द टिप ऑफ टंग। स्वीट के लिए, सॉर के लिए, उमामी के लिए या बिटर टेस्ट के लिए? तो आंसर है स्वीट के लिए। वैसे भी गौर फरमा सकते हो आप, व्हाइट कलर का पाउडर है तो वो शुगर है या नमक है, इसका पता लगाते हैं अपन। तो बताओ, उसमें से सबसे पहले उसको टेस्ट करते हैं तो टिप पर लगाते हैं, उससे अपन को आभास होगा कि वो नमक है या फिर शुगर है। दूसरा एग्जाम्पल, चाय बनाते हैं अपन, चाय में मीठा सही है, कम है या ज्यादा है? तो कभी कभार आपने भी स्वाद चखा होगा कि थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप लेकर हाथ पे लेते हैं और फिर टिप से चेक करते हैं कि मीठा सही है या नहीं है। तो मीठे को और नमक को कहां से चेक करते हैं अपन? टिप ऑफ टंग से। तो सर्वाधिक मीठे के लिए और सॉल्ट के लिए रिसेप्टर पाए जाते हैं टिप ऑफ टंग पर, लेटरल पार्ट में पाए जाते हैं सॉर के लिए, और कड़वे के लिए रिसेप्टर होते हैं पोस्टीरियर पोर्शन में। इसका भी एग्जाम्पल कि जब भी आप कोई गोली दवाई लेते हैं तो हमेशा गोली दवाई को कहां रखते हैं? गौर करो, ली होगी आपने, कहां पर रखते हैं? कभी भी टिप पर तो नहीं रखते, हमेशा पोस्टीरियर पोर्शन पर रखते हैं। बताओ, उसके बाद यदि 1-8 सेकंड वो मुंह में ही घुल जाए तो पूरा मुंह कड़वा हो जाता है। क्यों कड़वा हो जाएगा या क्यों दवाई अपन को कड़वी लगती है? रख कहां पर रहे हो आप? पोस्टीरियर पोर्शन पर रख रहे हो, और वहां पर किसके लिए टेस्ट रिसेप्टर मौजूद है? बिटर टेस्ट के लिए। तो यानी नॉर्मल तौर पर इस तरीके से मौजूद होते हैं। अब इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अगली बार गोली दवाई को आप आगे रख के लो, अटक जाएगी बिना मतलब, पीछे रखकर ही लेनी है। बट मैं ये आभास करा रहा हूं कि वो कड़वी क्यों लगती है, क्योंकि आपने उस जगह उसको रखा है जहां पर सर्वाधिक बिटर के लिए रिसेप्टर मौजूद हैं। तो ये दूसरा पोर्शन हो गया टंग। इसी में अपन बात करें, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टंग। आपकी मेरी बॉडी में टंग के क्या क्या फंक्शन हैं? तो देखो, सारे के सारे साथियों को पता है, टंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट, टेस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं यह अपनी बॉडी का एक सेंसरी ऑर्गन है। टंग इज ए सेंसरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, या फिर परसेप्चुअल ऑर्गन है। टोटल 5 तरह का परसेप्शन होता है, विजुअल, ऑडिटरी, गस्टेटरी, टैक्टाइल और ओल्फैक्टरी। तो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर गस्टेटरी परसेप्शन। देखें, टेस्ट के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं अपन? गस्टेटरी। तो टंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर गस्टेटरी परसेप्शन। तो इसका जो मेजर काम है वो तो हो गया टेस्ट का आभास कराना। टंग का जो मेजर फंक्शन है वो तो हो गया टेस्ट का आभास कराना। आगे बढ़ें, क्या इसके अलावा भी टंग के कोई फंक्शन है? इसके अलावा भी टंग के कोई फंक्शन है क्या? तो माइंड में आ रहा है यस सर, और भी कई सारे फंक्शन हैं। बोलने में सहायक है। वैसे तो आपके साउंड का प्रोडक्शन लैरिंग्स कर रहा है। वॉइस बॉक्स की अपन बात करें तो वो लैरिंग्स है, परंतु टंग की सहायता से वर्ड्स का कोऑर्डिनेशन होता है। हेल्प इन स्पीकिंग। बताओ, अपनी टंग को पकड़ के बोल के देखो आप, आभास हो जाएगा कितनी सारी मदद हो रही है। सामने वाले को समझ में ही नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं आप। जिन इंसानों को टंग का कार्सिनोमा होता है और टोटल ग्लोसेक्टोमी कर दी जाती है, टोटल ग्लोसेक्टोमी कर दी जाती है, तो उसके बाद उनके जो वर्डिंग्स होते हैं वो सामने वाले को कम समझ में आते हैं। टंग को निकाल दिया तो बोलने में भी सहायक होती है टंग।
इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन, जब आप फूड को चबा लेते हो, आपकी ओरल कैविटी में उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। अब आपको उसको निगलने के दौरान सर्वाधिक धक्का यदि कोई लगाता है तो वो टंग लगाती। इसका मतलब है यदि टंग को निकाल दिया जाए तो निगलने में भी दिक्कत हो सकती है, टंग को निकाल दिया जाए तो निगलने में भी दिक्कत हो सकती है। बोले तो अपन कह सकते हैं हेल्प इन स्वेलोइंग या डिग्लिटिशन, यह निगलने में हेल्प करती है। जिन इंसानों में ग्लोसेक्टोमी कर दी जाती है, उसके बाद जब वो खाना खाते हैं तो बेसिकली तो सेमी सॉलिड ही खाते हैं, पर कभी सॉलिड खा लें तो निगलना काफी मुश्किल हो जाता है। इवन देन ऐसे मरीज आपको देखने को मिलेंगे कि फिंगर से धक्का मारकर फूड को अंदर पहुंचाया जाता है। यदि सॉलिड खा रहे हैं तो फिंगर से धक्का मारना पड़ता है, क्योंकि धक्का मारने वाला ऑर्गन निकाल दिया। क्या चीज निकाल दी है अपन ने? टंग। तो टंग इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर swallowing। इसके अलावा भी कोई काम है क्या? इसके अलावा भी कोई काम है क्या? तो देखें, और भी इसके फंक्शन हैं। खाना खाने के बाद जब आपके दांतों में खाना फंस जाता है, तो बताओ दांतों के बीच में फंसे हुए खाने को ऐसा थोड़ी है कि हर बार ही ब्रश करते हो आप, फिर भी आपके दांतों के बीच में खाना फंस जाता है, तो उसको निकालने का काम भी कौन करता है? टंग। इसका मतलब दांतों की सफाई के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। टंग इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीनिंग ऑफ टीथ। टंग इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीनिंग ऑफ टीथ। इसके अलावा आप खाना खा रहे हो, खाने को एक साइड से चबा लिया, फिर इस खाने को इधर से उठाकर दूसरे साइड में शिफ्ट करोगे, यहां से चबाओगे, इधर से उधर शिफ्ट किया, इधर से उधर शिफ्ट किया। जब ये मुंह के अंदर शिफ्टिंग हो रही है तो सैलाइवा की मिक्सिंग हो रही है, तो अपनी ओरल कैविटी में खाने को घुमाने का काम, जो खाना आप खा रहे हो उसको घुमाने का काम बताओ किसके द्वारा होगा? आंसर है टंग के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? आंसर है टंग के द्वारा होगा। तो यहां अपन बोले रोलिंग ऑफ फूड इनसाइड द माउथ। रोलिंग ऑफ फूड इनसाइड द माउथ किसके द्वारा परफॉर्म होगा? टंग के द्वारा। इसका बेनिफिट क्या होगा कि ओरल कैविटी में जो जूस सीक्रेट हो रहा है, बोले तो सलाइवा, उसको फूड के साथ मिक्स कर दिया जाएगा। तो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मिक्सिंग द सलाइवा विद फूड। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मिक्सिंग द सलाइवा विद फूड, यानी फूड जो आपने खाया है वह सलाइवा से अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल होती है टंग। तो दे ऑल आर द फंक्शन ऑफ टंग। इनमें सर्वाधिक जरूरी फंक्शन होता है टेस्ट का आभास कराना। तो टंग की स्ट्रक्चर को अपन ने देख लिया, जिस पर टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं। कहां कहां पर होते हैं टेस्ट बर्ड, कौन कौन से होते हैं उनके बारे में जानकारी ले ली अपन ने। कौन कौन से टेस्ट के लिए होते हैं अब अपन ने पढ़ लिया। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ टंग? It is responsible for gustatory perception. It is a sensory organ of human body which is responsible for taste. It is also helpful in speaking, also help in swallowing of food. It is also responsible for the cleaning of teeth, and it is also responsible for rolling of food which cause mixing of food with saliva, जिसकी वजह से फूड की सलाइवा के साथ मिक्सिंग हो जाती है। तो दे ऑल आर द फंक्शन ऑफ टंग। इसके अलावा एनिमल्स के अंदर अपनी उनकी टंग एक स्पेशल काम और परफॉर्म करती है, वो फंक्शन होता है टेम्परेचर रेगुलेशन। जैसे बफेलो हो गई, काऊ हो गई, डॉग हो गया, आपके मेरे अंदर तो टेम्परेचर रेगुलेटरी ऑर्गन होता है स्किन, परंतु एनिमल में टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करती है टंग। ध्यान हो तो हजारों बार आपने देखा होगा कि 48 डिग्री टेम्परेचर में या जब भयंकर गर्मी पड़ती है, उस दौर में इन एनिमल
डॉग हो गया, बफेलो, काऊ, इनकी टंग को देखना आप, हमेशा बाहर निकली हुई रहती है, हमेशा बाहर निकली हुई रहती है। क्या समझ रहे हैं इस बात से? टेम्परेचर रेगुलेशन हो रहा है, टेम्परेचर रेगुलेशन हो रहा है तो एनिमल्स के अंदर टंग एक और स्पेशल फंक्शन करती है, वो फंक्शन होता है रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। तो ये दूसरा पार्ट हो गया जिसका नाम है टंग। पहला हो गया टीथ ओरल कैविटी में, दूसरा हो गया टंग। अब अपन तीसरे पार्ट को पढ़ते हैं जिसका नाम है सलाइवरी ग्लैंड, जिसका नाम है सलाइवरी ग्लैंड। पहला क्वेश्चन मेरा आप साथियों से, द नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर, ऑप्शन है 2, 3, 5, 6, 2, 3, 5, 6। क्वेश्चन नंबर 2, द नेचर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इज, ऑप्शन ए एक्जोक्राइन इन नेचर, ऑप्शन बी एंडोक्राइन इन नेचर, ऑप्शन सी बोथ ए और बी, एक्जोक्राइन बी और एंडोक्राइन। तो इन दोनों का क्या आंसर है सुने आप। द टोटल नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर, द टोटल नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर 3, बट 3 के साथ एक और है, बोला जाए तो 3 पेयर्स, 3 पेयर्स होते हैं। और 3 पेयर्स का मतलब टोटल नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड कितनी हो गई? 6। क्वेश्चन मैंने पूछा था द टोटल नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, द आंसर इज 6। नंबर 2, व्हाट इज द नेचर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड? तो देखें सलाइवरी ग्लैंड से निकलती हैं डक्ट, और इन डक्ट के अंदर बहता है सलाइवा, और यह सलाइवा अपनी ओरल कैविटी में आता है। इनसे इस तरह का कोई भी सीक्रेशन नहीं होता जो सीधे ब्लड में जाए। अच्छा, सीधे ब्लड में जाएगा तभी तो एंडोक्राइन बोलेंगे, और ये सीक्रेशन अपनी ओरल कैविटी में आ रहा है तो दे आर नॉट द एंडोक्राइन इन नेचर, दे आर प्योरली एक्जोक्राइन इन नेचर, दे आर प्योरली एक्जोक्राइन इन नेचर। तो एंड ये जो सलाइवरी ग्लैंड होती हैं इनका नेचर होता है, आंसर है एक्जोक्राइन। कैसा इनका नेचर होता है? आंसर है दे आर एक्जोक्राइन इन नेचर, नेचर में एक्जोक्राइन होती हैं। अब ये 6 की 6 सलाइवरी ग्लैंड कहां पर होती? ये अपनी ओरल कैविटी है, और इस ओरल कैविटी में 6 की 6 सलाइवरी ग्लैंड को डिस्कवर करें अपन। तो देखें 6 की 6 सलाइवरी ग्लैंड में एक तो ये है, क्योंकि इससे सलाइवा निकलेगा तो डक्ट भी निकलेगी, सलाइवा निकलेगा तो डक्ट भी निकलेगी। एक दूसरी साइड हो गई, ये इसकी डक्ट हो गई। इसके अलावा अपन बात करें दूसरी ये होती है, ये सेकंड, और सेम दूसरी साइड में होगी। थर्ड की अपन बात करें, ये थर्ड, इससे भी डक्ट एराइज होगी, और इससे भी डक्ट एराइज होगी, क्योंकि दे आर एक्जोक्राइन इन नेचर, दे आर एक्जोक्राइन इन नेचर। तो टोटल 3 तरह की 3 पेयर हो गए, 3 पेयर बोले तो टोटल नंबर हो गए 6। अब यहां पर ये जो डायग्राम में अपन ने दर्शाया है, ये जो सबसे बड़ी ग्लैंड आपको दिख रही हैं इनका नाम है पैरोटिड ग्लैंड। टोटल सलाइवरी ग्लैंड की बात कर रहे हैं अपन, तो पहली सलाइवरी ग्लैंड जिसका नाम है पैरोटिड ग्लैंड, ये पैरोटिड ग्लैंड से निकल रही है डक्ट, और यह डक्ट अपने सीक्रेशन को ओरल कैविटी में पुट डाउन कर रही है। तो ये जो डक्ट इससे निकल रही है, इस पर्टिकुलर डक्ट का नाम है स्टिनसन डक्ट। पैरोटिड ग्लैंड से निकलने वाली पर्टिकुलर डक्ट को नाम देते हैं अपन स्टिनसन डक्ट। ये पहली वाली सलाइवरी ग्लैंड हो गई जिसको नाम दे दिया अपन ने पैरोटिड ग्लैंड। दूसरी वाली सलाइवरी ग्लैंड
इसका नाम है सबमैंडिबुलर, इसका नाम है सबमैंडिबुलर या सबमैक्सिलरी ग्लैंड। दूसरी का नाम है सबमैंडिबुलर या सबमैक्सिलरी ग्लैंड। इससे भी डक्ट एराइज हो रही है ये वाली, इससे ये जो डक्ट एराइज हो रही है, इस पर्टिकुलर डक्ट का नाम है वार्टन डक्ट, इस पर्टिकुलर डक्ट का नाम है वार्टन डक्ट। यानी सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर से निकलने वाली डक्ट का नाम है वार्टन डक्ट। इसके अलावा ये तीसरी ग्लैंड है ग्रीन कलर में, इस पर्टिकुलर ग्लैंड का नाम है, चूंकि यह टंग के नीचे लोकेटेड है, सो इट इज कॉल्ड एज सबलिंगुअल ग्लैंड, इट इज कॉल्ड एज सबलिंगुअल ग्लैंड। इससे भी डक्ट एराइज हो रही है, ये जो सबलिंगुअल से डक्ट एराइज हो रही है, इसको नाम देते हैं अपन बार्थोलिन डक्ट। आया हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, बार्थोलिन डक्ट इज एसोसिएटेड विद, बार्थोलिन डक्ट इज एसोसिएटेड विद, आंसर इज सबलिंगुअल ग्लैंड। और एक और नाम से जानते हैं इसको, दूसरा नाम है डक्ट ऑफ रेविनस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डक्ट ऑफ रेविनस। तो देखें तीनों सैलाइवरी ग्लैंड हो गई और तीनों से निकलने वाली डक्ट को अलग अलग नाम दे दिया गया। अब तीनों ग्लैंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। देखो सबसे पहले तो द टोटल नंबर ऑफ सैलाइवरी ग्लैंड आर 6, द नेचर ऑफ सैलाइवरी ग्लैंड आर एक्सोक्राइन। उसके अलावा ये तीन ग्लैंड का नाम है पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर या सबमैक्सिलरी ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। तीनों ही एक्सोक्राइन हैं, तीनों में डक्ट निकल रही है। पैरोटिड ग्लैंड से निकलने वाली डक्ट का नाम है स्टिनसन डक्ट, सबमैक्सिलरी या सबमैंडिबुलर से निकलने वाली डक्ट का नाम है वार्टन डक्ट और सबलिंगुअल से निकलने वाली डक्ट का नाम है बार्थोलिन डक्ट या डक्ट ऑफ रेविनस, बार्थोलिन डक्ट या डक्ट ऑफ रेविनस। अब यहां तीनों ग्लैंड में एक एक क्वेश्चन बनता है। देखो डायग्राम में साइज के आधार पर देख रहे हो आप, सबसे बड़ी कौन सी दिख रही है? सबको समझ में आ रहा है कि सर पैरोटिड ग्लैंड है। तो तीनों सैलाइवरी ग्लैंड में से सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? आंसर है पैरोटिड ग्लैंड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट सैलाइवरी ग्लैंड? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट सैलाइवरी ग्लैंड? आंसर इज पैरोटिड ग्लैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट सैलाइवरी ग्लैंड? सबसे छोटी सैलाइवरी ग्लैंड कौन सी दिख रही है? आंसर है सबलिंगुअल, आंसर है सबलिंगुअल। तो अभी मैं बोल रहा था तीन क्वेश्चन बनते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन सबसे बड़ी कौन सी? आंसर है पैरोटिड ग्लैंड। दूसरा क्वेश्चन सबसे छोटी कौन सी? आंसर है सबलिंगुअल ग्लैंड। बची कौन सी? सबमैक्सिलरी। तो सोचो इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा। तो एक आध तो सोच रहे हैं कि सर बीच वाली ये होती है। सोचो ऐसे थोड़ी पूछेंगे कि बीच वाली कौन सी होती है। तो इसमें भी एक क्वेश्चन बनता है कि यदि टोटल 1000 ml सैलाइवा सीक्रेट होता है तो अकेले 500 से 600 ml इससे होता है। अकेले आधा जो सैलाइवा है वो इससे सीक्रेट होता है। तो यदि क्वेश्चन आए विच ऑफ द फॉलोइंग सैलाइवरी ग्लैंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम सैलाइवा सीक्रेशन, कौन सी ग्लैंड से मैक्सिमम सैलाइवा का सीक्रेशन होता है, तब आपको आंसर देना है सबमैक्सिलरी ग्लैंड। द सबमैक्सिलरी ग्लैंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सीक्रेशन ऑफ मैक्सिमम सैलाइवा। It is responsible for the secretion of maximum saliva. Is that clear? तो ये सैलाइवरी ग्लैंड का डिस्क्रिप्शन हो गया। कितनी होती हैं सैलाइवरी ग्लैंड? 3 पेयर या टोटल 6 होती हैं। द नेचर ऑफ सैलाइवरी ग्लैंड इज एक्सोक्राइन, दे आर एक्सोक्राइन इन नेचर। इसका मतलब सभी में डक्ट होगी।
टोटल अपन बात करें तो 3 हो गई, 3 पेयर हो गई, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। तीनों में एक एक क्वेश्चन हो गया। सबसे बड़ी कौन सी? पैरोटिड। सबसे छोटी कौन सी? सबलिंगुअल। मैक्सिमम सैलाइवा किसके द्वारा? सबमैक्सिलरी के द्वारा। अब इनकी डक्ट का भी नाम आपको याद रखना है। पैरोटिड से जुड़ी हुई डक्ट का नाम स्टिन्सन डक्ट, सबमैक्सिलरी से जुड़ी हुई डक्ट का नाम वार्टन डक्ट, और थर्ड बात करें तो सबलिंगुअल से जुड़ी हुई डक्ट का क्या नाम है? बार्थोलिन डक्ट, या इसी को अपन बोलते हैं डक्ट ऑफ रेविनस। इज दैट क्लियर? तो दीज आर द सलाइवरी ग्लैंड। जिन 3 पोर्शन के बारे में अपन ने चर्चा की थी, तीनों का डिस्क्रिप्शन मैंने बता दिया। टीथ का फॉर्मूला हो गया, टंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, और सलाइवरी ग्लैंड हो गई। अब अपन बात करते हैं जो मेन फंक्शन है इस ओरल कैविटी में। मेन फंक्शन होता है सलाइवा का सीक्रेशन। तो ये सारी की सारी ग्लैंड जो अभी अपन ने पढ़ी हैं, इनका जो मिक्सचर होता है वो क्या कहलाता है? सलाइवा। इनका जो मिक्सचर होता है वो क्या कहलाता है? सलाइवा। तो नेक्स्ट बोलेंगे अपन द मिक्सचर ऑफ ऑल सलाइवरी ग्लैंड, द मिक्सचर ऑफ ऑल सलाइवरी ग्लैंड is known as saliva. The mixture of all salivary gland is known as saliva. तो अब अपन डिस्कस करते हैं ओरल कैविटी में सीक्रेट होने वाला जूस, जिस पर्टिकुलर जूस का नाम है सलाइवा। तो सलाइवरी ग्लैंड से सीक्रेट होने वाला जूस विच इज द सलाइवा। सलाइवा के बारे में अपन बात करें, सबसे पहले कुछ कॉमन क्वेश्चन, यह भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। द अमाउंट ऑफ सलाइवा इज, ऑप्शन दे रहा हूं, 500 से 1000 ml, 1000 से 1500 ml, 1500 से 2000 ml, या 2000 से 3000 ml। अगला क्वेश्चन, द पीएच ऑफ सलाइवा, स्लाइटली एसिडिक, हाईली एसिडिक, स्लाइटली एल्केलाइन, या हाईली एल्केलाइन। तो देखें पहले क्वेश्चन का आंसर है द टोटल अमाउंट ऑफ सलाइवा इज 1002, 1 से 1.5 लीटर के समथिंग होता है। द टोटल अमाउंट ऑफ सलाइवा होता है 1 से 1.5 लीटर। चूंकि यह आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग मिल सकता है। अलग अलग क्यों मिल सकता है? बिकॉज इट डिपेंड अपॉन द फूड विच हैज बीन कंज्यूम्ड बाय यू। आप यदि दिन में 10 बार टुकड़ों में कोई चीज खाते रहें तो ये 2000 ml भी हो जाएगा। आप यदि 24 घंटे की फास्टिंग रखें तो ये 200 या 500 ml भी हो जाएगा। इट डिपेंड अपॉन द फूड। आप फ्रिक्वेंटली कुछ न कुछ खा रहे हैं तो सलाइवा सीक्रेट होता रहेगा, और सारा कुछ खाना पीना बंद कर दिया तो कम हो जाएगा। तो ये 2000 ml भी हो सकता है और ये 500 ml भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द फूड जो आप कंज्यूम करते हैं। परंतु एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको आंसर देना है 1000 से 1500 ml। द पीएच ऑफ सलाइवा इज अबाउट 6.7, और 6.7 को क्या बोलेंगे अपन? स्लाइटली एल्केलाइन, स्लाइटली एसिडिक। सलाइवा की पीएच होती है स्लाइटली एसिडिक। इंट्रोडक्शन में भी समझा दिया था। सलाइवा और गैस्ट्रिक जूस को छोड़ दें तो सबकी पीएच एल्केलाइन है। गैस्ट्रिक जूस हाईली एसिडिक होता है, जबकि सलाइवा स्लाइटली एसिडिक होती है, 7 से थोड़ी सी कम है, 6.4 से 6.7 के समथिंग होती है। कंपोजिशन के बारे में अपन बात करें, द कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, तो इसके कंपोजिशन के अंदर 99.5% तो वाटर होता है। 99.5% तो वाटर होता है। अब बचा कितना? 0.5% सॉलिड होता है।
99.9% तो वाटर होता है, 0.5% सॉलिड होता है। सॉलिड में भी दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, एक होते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, एक होते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर पाया जाता है सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड। और एक साइड में होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में पाए जाते हैं एंजाइम्स, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में पाए जाते हैं एंजाइम्स। देखें यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आर फाउंड इन मैक्सिमम अमाउंट इन सलाइवा। सलाइवा में निम्न में से कौन सा सब्सटेंस मैक्सिमम मात्रा में होगा, सोडियम, पोटेशियम या क्लोराइड। हम देखें यहां पर सीधा सा लॉजिक है, सलाइवा आपकी ओरल कैविटी में सीक्रेट हो रहा है, इट इज द ICF और ECF, इट इज द ECF। और ECF में कौन सा आयन मैक्सिमम मात्रा में होता है, आंसर इज सोडियम। ECF में कौन सा आयन मैक्सिमम मात्रा में होता है, आप सभी साथियों को नॉलेज है, द आंसर इज सोडियम। सोडियम मैक्सिमम मात्रा में होता है। तो यहां क्वेश्चन आए कि सलाइवा में कौन सा आयन या सब्सटेंस मैक्सिमम मात्रा में होगा, आंसर देना है सोडियम। ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं सलाइवा में, उन पर चर्चा करें अपन। तो देखें पहला ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसका नाम है लाइसोजाइम, पहला ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसका नाम है लाइसोजाइम, जो सलाइवा का डिफेंसिव फंक्शन परफॉर्म करता है। देखें सलाइवा में जो एंटीसेप्टिक एक्शन होता है, सलाइवा में जो एंटीसेप्टिक एक्शन होता है वह लाइसोजाइम की वजह से होता है। तो यहां लाइसोजाइम को दो कारणों की वजह से ध्यान रखना है, एक तो इसका एंटीसेप्टिक एक्शन कराता है यह सलाइवा का, दूसरा पीएच को एसिडिक बनाने का काम भी इसी का है। यदि क्वेश्चन आ जाए कि भैया सलाइवा की पीएच स्लाइटली एसिडिक होती है, क्यों होती है, सलाइवा की पीएच स्लाइटली एसिडिक होती है, क्यों होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइसोजाइम, क्योंकि इसके अंतर्गत लाइसोजाइम पाया जाता है। साथ में डिफेंसिव फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए लाइसोजाइम के अलावा क्या किसी तरह की एंटीबॉडी भी मौजूद होती है। तो पांचों एंटीबॉडीज में से कौन सी एंटीबॉडी है मेनली जो सलाइवा में प्रेजेंट होती है। और शायद सारे के सारे साथियों को पता है कि सीक्रेशंस के अंदर कौन सी एंटीबॉडी मौजूद होती है, आंसर इज IgA। तो यदि ऑप्शन आ जाए कौन सी एंटीबॉडी होगी, IgA, IgM, IgE, तो आंसर आपको देना है IgA। इससे भी सलाइवा का डिफेंसिव फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। तो अपन पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस फाउंड इन सलाइवा कौन कौन से हो गए, लाइसोजाइम हो गया, एंटीबॉडी हो गई, उसके अलावा तीसरे नंबर पर आते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, तीसरे नंबर पर आते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो सलाइवा में कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, सलाइवा में कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, एमाइलोलाइटिक, लाइपोलाइटिक, प्रोटियोलाइटिक या तीनों। तो देखें यहां पर केवल एक तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, सलाइवा में केवल एक तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम होता है और वह कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल एंजाइम को अपन बोलते हैं एमाइलोलाइटिक एंजाइम, इसको अपन बोलेंगे एमाइलोलाइटिक एंजाइम। और जो एमाइलोलाइटिक एंजाइम इसके अंदर मौजूद होता है उसको अपन नाम देते हैं सलाइवरी एमाइलेज।
सलाइवा में पाया जाने वाला एमाइलोलाइटिक एंजाइम, सलाइवा में पाया जाने वाला एमाइलोलाइटिक एंजाइम जिसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज, परंतु यह एक और पॉपुलर नाम से जाना जाता है और इसका पॉपुलर नाम है टाइलिन। जिस पॉपुलर नाम से जाना जाता है सलाइवरी एमाइलेज, वो पॉपुलर नाम है टाइलिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सलाइवा में कितने तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं? आंसर है एक तरह का। कौन से तरह का? एमाइलोलाइटिक एंजाइम। क्या नाम है उस एमाइलोलाइटिक एंजाइम का? सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन। किसका डाइजेशन करेगा ये? तो यह डाइजेशन करता है पॉलीसैकेराइड का, यह डाइजेशन करता है पॉलीसैकेराइड का। अच्छा, पॉलीसैकेराइड को किसमें कन्वर्ट करा देगा ये? पॉलीसैकेराइड्स को किसमें कन्वर्ट करा देगा ये? आंसर है कि सर डाइसैकेराइड में कन्वर्ट करा देगा। यह पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कौन सा पॉलीसैकेराइड खाया है आपने? आंसर है कुक्ड स्टार्च। कौन सा पॉलीसैकेराइड खाया है आपने? आंसर है कुक्ड स्टार्च। कुक्ड स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है। चपाती खाई है आपने पकाकर, चपाती को पकाकर खाया है, उसको डाइसैकेराइड में बदल देगा। कुक्ड स्टार्च से कौन सा डाइसैकेराइड बन जाएगा? आंसर है माल्टोज। यानी यह कुक्ड स्टार्च को किसमें कन्वर्ट करा देगा? माल्टोज में। कौन सी पीएच पर काम कर रहा है टाइलिन? आंसर है स्लाइटली एसिडिक पीएच पर काम कर रहा है। कौन सी पीएच पर काम कर रहा है टाइलिन? आंसर है स्लाइटली एसिडिक पीएच पर काम कर रहा है। इसका मतलब तो यह हुआ कि फूड का डाइजेशन ओरल कैविटी से ही स्टार्ट हो गया, फूड का डाइजेशन ओरल कैविटी से ही स्टार्ट हो गया और पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड में कन्वर्ट करा दिया। मेरा यहां पर आपसे क्वेश्चन है कि आपने 100 ग्राम पॉलीसैकेराइड खाया, तो क्या 100 के 100 ग्राम से माल्टोज बन गया या 100 के 100 ग्राम से डाइसैकेराइड बन गया? क्या यह सारे के सारे पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड में बदल देता है? नहीं, केवल 30-40% को बदलता है, क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है आधे घंटे बाद तो यह काम करना बंद कर देता है, आधे घंटे बाद तो यह काम करना बंद कर देता है। टाइलिन के फंक्शन इनहिबिट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? आधे घंटे बाद इसके फंक्शन क्यों इनहिबिट हो जाते हैं? तो उसका कारण है कि यह स्लाइटली एसिडिक पीएच पर काम करता है। आप खाने को खा रहे हो, 15 मिनट में आपने खाना फिनिश कर दिया, खाने को खाने के बाद आप निगलते हैं, खाना स्टोमक में आ गया, जितना भी टाइलिन सलाइवा में था वो सारा का सारा मिक्स होके स्टोमक में चला गया। क्या यह स्टोमक में काम करने में सक्षम होगा? नहीं। क्या यह स्टोमक में काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, बिकॉज वहां पर हाईली एसिडिक मीडियम है, वहां पर हाईली एसिडिक मीडियम है। तो जैसे ही यह स्टोमक में जाएगा इसके फंक्शन इनहिबिट हो जाएंगे। जैसे ही यह स्टोमक में जाएगा इसके फंक्शन इनहिबिट हो जाएंगे। तो अपन बोलें द टाइलिन फंक्शन या फंक्शन ऑफ टाइलिन आर इनहिबिटेड इन द स्टोमक। आया हुआ क्वेश्चन है यह भी आपके एग्जाम में। द फंक्शन ऑफ टाइलिन इज इनहिबिटेड इनसाइड द स्टोमक। क्यों इनहिबिट हो जाते हैं? आंसर है ड्यू टू द हाईली एसिडिक मीडियम, ड्यू टू द हाईली एसिडिक मीडियम। हाईली एसिडिक मीडियम की वजह से टाइलिन काम नहीं कर पाता। तो यहां अपन बात करें, यह केवल 30 से 40% पॉलीसैकेराइड को जो आपने चपाती खाई है, क्या है उस चपाती में? कुक्ड स्टार्च। किसमें कन्वर्ट कर देगा उसको? डाइसैकेराइड में। कौन सा डाइसैकेराइड बनेगा? माल्टोज।
क्या 100 के 100% को कन्वर्ट कर देगा? नहीं, 30-40% को कन्वर्ट करेगा, क्योंकि यह आधे पौने घंटे ही काम करता है। जब यह स्टोमक में पहुंच जाएगा तो काम नहीं करेगा, वहां पर इसके फंक्शन इनहिबिट हो जाते हैं। कारण है कि हाईली एसिडिक मीडियम वहां पर पाया जाता है। तो देखें, ये अपन ने डिस्क्राइब कर लिया। क्या पढ़ा है अपन ने? सलाइवा। पर डे कितना सलाइवा सीक्रेट होगा? 1000 से 1500 ml। द pH ऑफ सलाइवा इज 6.7, स्लाइटली एसिडिक। कंपोजिशन में 99.5% वाटर और 0.5% सॉलिड। दो तरह के सबस्टेंस, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में सर्वाधिक मात्रा में कौन? सोडियम, क्योंकि ECF है सलाइवा, और ECF में सोडियम सर्वाधिक मात्रा में होता है। ऑर्गेनिक में कौन कौन से? लाइसोजाइम हो गया। एंटीबॉडी भी पाई जाती है सलाइवा में, कौन सी? IgA। और उसके अलावा डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो गए। कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम हो गए? एमाइलोलाइटिक एंजाइम। एमाइलोलाइटिक एंजाइम में कौन सा? सलाइवरी एमाइलेज, या पॉपुलर नाम क्या है इसका? टाइलिन। टाइलिन कौन सी pH पर काम करेगा? स्लाइटली एसिडिक। यह पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड में कन्वर्ट करा देगा, खासकर चपाती में पाए जाने वाले कुक्ड स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करा देगा। क्या ये सारे को कन्वर्ट करा देगा? नहीं, क्योंकि यह आधे पौने घंटे ही काम करेगा। स्टोमक में जाने के बाद वहां हाईली एसिडिक मीडियम होगा, जहां पर इसके फंक्शन इनहिबिट हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो यहां पर दो और बातें जो अपन को सीखनी है। एक, जो फूड को अपन निगलते हैं उसको डिग्लिटेशन कहा जाता है, और डिग्लिटेशन किस तरह का रिफ्लेक्स होता है ये पहले इंट्रोडक्शन में डील कर चुके हैं अपन। वॉलंटरी भी होता है और इनवॉलंटरी भी होता है। वॉलंटरी भी होता है और इनवॉलंटरी भी होता है। निगलने के लिए या डिग्लिटेशन के लिए सेंटर कहां होता है अपने ब्रेन में? आंसर इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। डिग्लिटेशन सेंटर इज लोकेटेड इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसके अलावा एक पॉइंट कि GIT की शुरुआत होती है ओरल कैविटी से और एंडिंग होती है एनस पर। ओरल कैविटी से शुरू होकर एनस पर एंडिंग हो जाती है। तो कहां से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है? The digestion of food has been started from oral cavity, esophagus, stomach या small intestine। तो डाइजेशन कहां से स्टार्ट हो जाता है या बिगिन हो जाता है? क्या आंसर देंगे? देखें, कहां से स्टार्ट हो गया? आंसर है माउथ से। कहां से स्टार्ट हो गया? माउथ से। माउथ से, ईसोफेगस से, स्टोमक से या इंटेस्टाइन से? तो आंसर है माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, यदि क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछ ले, द डाइजेशन ऑफ फूड हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम माउथ, बट विच टाइप ऑफ फूड आर डाइजेस्टेड बाय द माउथ? कौन से तरह के फूड का डाइजेशन हुआ? तो अभी अभी आपने समझा कौन से फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो गया। आंसर है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो गया। आंसर है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो गया। तो क्वेश्चन बनता है और पूछा भी गया है, द डाइजेशन ऑफ फूड हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम, आंसर इज ओरल कैविटी और माउथ। किसका डाइजेशन स्टार्ट होगा? यहां पर आंसर है कार्बोहाइड्रेट का। आप फूड को माउथ में लेते हैं, चबाते हैं, टंग के साथ घुमाते हैं, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा का सीक्रेशन करती है। तो जो पर्टिकुलर फूड है उसके साथ सलाइवा मिक्स हो जाती, जो पर्टिकुलर फूड है उसके साथ सलाइवा मिक्स हो जाती है। तो अब जो सब्सटेंस को आप निगलने वाले हैं वो केवल फूड नहीं है, उसके साथ सलाइवा मिक्स हो गई। और निगलने का मतलब है फूड को ईसोफेगस तक पहुंचाना। फूड को ईसोफेगस तक पहुंचाने वाले हैं। अब जो फूड पहुंचेगा वह सलाइवा प्लस फूड होगा, और वह फूड जो ईसोफेगस में अब एंटर करेगा उसको अपन नाम देते हैं बोलस।
उसको अपन नाम देते हैं बोलस। तो यहां पर आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है, द फूड विच हैज बीन एंटर्ड इनटू द ईसोफेगस इज नोन एज, आंसर इज बोलस। और द फूड विच हैज बीन एंटर्ड इनटू द ड्यूडिनम इज नोन एज काइम। तो फूड के साथ सलाइवा का मिक्स होना क्या बन जाएगा, बोलस बन जाएगा। और इस बोलस को अपन निगल लेते हैं, ईसोफेगस में जाता है और ईसोफेगस से यह स्टोमक में एंटर कर जाता। तो यहां पर तीन चीजें एडिशनल हो गई सलाइवा पढ़ने के बाद। डिग्लिटिशन सेंटर और डिग्लिटिशन रिफ्लेक्स हो गया। फूड का डाइजेशन कहां से स्टार्ट हो रहा है, माउथ से। माउथ में किसका डाइजेशन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा है। और उसके अलावा सलाइवा प्लस फूड मिलकर क्या बनाता है, बोलस। द फूड विच हैज बीन एंटर्ड इनटू द ईसोफेगस इज नोन एज, आंसर इज बोलस। तो ये पहला पोर्शन आपका कंप्लीट होता है, जिसका नाम था ओरल कैविटी, जिसका नाम था ओरल कैविटी, बकल कैविटी या माउथ। तीन स्ट्रक्चर पढ़ी अपन ने इसके अंतर्गत। पहले नंबर पर टीथ, दूसरे नंबर पर अपन ने पढ़ा टंग, तीसरे नंबर पर अपन ने पढ़ी सलाइवरी ग्लैंड। उसके बाद अपन ने चौथे पार्ट में पढ़ा इससे निकलने वाला जूस, जिसका नाम है सलाइवा। तो ये पहला पोर्शन कंप्लीट होता है। पीपीटी के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि क्या चीजें आज आपको पढ़ाई गई। ये टॉपिक है माउथ, ओरल कैविटी या बकल कैविटी। सबसे पहले स्ट्रक्चर टीथ। टीथ आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेस्टिकेशन और चेविंग और मैकेनिकल डाइजेशन। द फॉर्मूला ऑफ टीथ इज 2123 2123। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलार और मोलार। दूसरे नंबर पर अपन ने पढ़ा टंग। यह सेंसरी ऑर्गन है जो टेस्ट का आभास कराता है। टंग पर अलग अलग तरह के टेस्ट बड होते हैं, जिनसे अलग अलग तरह के टेस्ट का आभास होता है। तो देखें, टिप ऑफ टंग पर अपन ने पढ़ा था स्वीट और साल्टी। तो ये बना हुआ है, ये एरिया स्वीट के लिए, ये साल्टी के लिए। ये बगल वाला या लेटरल वाला एरिया सोर टेस्ट के लिए, और ये लास्ट वाला पोस्टीरियर पार्ट किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, बिटर टेस्ट के लिए। क्या काम है इसके, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ टंग। टेस्ट का आभास कराना, फूड को माउथ के अंदर घुमाना, बोलने में सहायक, उससे भी ज्यादा जरूरी निगलने में सहायक, दांतों की सफाई करना, और एनिमल के अंदर टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल। टंग के बाद नेक्स्ट अपन ने पढ़ा सलाइवरी ग्लैंड। कितनी होती हैं, 3 पेयर होती हैं। टोटल नंबर की बात करें तो 6 होती हैं। कैसा नेचर होता है इनका, एक्जोक्राइन। दे आर एक्जोक्राइन इन नेचर। ये देखें आप सलाइवरी ग्लैंड को, यहां सलाइवरी ग्लैंड ये जो आपको देखने को मिल रही है, सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड, सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड ये देखें। पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ी, सबसे छोटी सलाइवरी ग्लैंड सबलिंगुअल ग्लैंड, और ये बीच वाली हो गई जो मैक्सिमम सलाइवरी ग्लैंड। यहां पर तीनों की डक्ट मैंने आपको बता दी, यहां पर तीनों की डक्ट के बारे में आपको बता दिया। इससे निकलेगी स्टिन्सन डक्ट, इससे निकलेगी वार्टन डक्ट, और यहां से एराइज होगी तीसरी डक्ट, जिसको नाम देंगे अपन बार्थोलिन डक्ट। तो तीनों की डक्ट के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया। तो ये सलाइवरी ग्लैंड के बारे में हो गया। सलाइवरी ग्लैंड यहां पर देख लें आप डक्ट को ज्यादा क्लियर तरीके से। ये पैरोटिड ग्लैंड है, ये देखो पैरोटिड ग्लैंड से डक्ट निकल रही है, पैरोटिड ग्लैंड से डक्ट निकल रही है, ये डक्ट एराइज हो रही है। यहां ऊपर लिखा हुआ है डक्ट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, अपन ने इसको नाम दिया है स्टिन्सन डक्ट, अपन ने इसको नाम दिया है स्टिन्सन डक्ट। पैरोटिड ग्लैंड से निकलने वाली डक्ट
उसके बाद देखें आप ये दूसरी ग्लैंड और ये इससे निकलने वाली डक्ट सब मैंडिबुलर हो गई या सब मैक्सिलरी हो गई, और इससे निकलने वाली डक्ट का नाम यहां लिखा हुआ है सब मैंडिबुलर। क्या नाम दिया है अपन ने इसको? वार्टन डक्ट। इसका नाम है वार्टन डक्ट। उसके अलावा सबलिंगवल से निकलने वाली डक्ट, ये सबलिंगवल से निकलने वाली डक्ट, और इसको अपन ने नाम दिया है बार्थोलिन डक्ट। इट इज द बार्थोलिन डक्ट। तो ये तीनों तरह की डक्ट हो गई, तीनों तरह की ग्लैंड हो गई। सबसे बड़ी का नाम पैरोटिड, सबसे छोटी का नाम सबलिंगवल, और सबसे ज्यादा सलाइवा सीक्रेट करेगी सबमैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी। तो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। इसके बाद क्या पढ़ा अपन ने? तीनों का जो मिक्सचर होता है वो कहलाता है सलाइवा। द मिक्सचर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इज नोन एज सलाइवा। पर डे कितना? 1000 से 1500। पीएच कितनी? स्लाइटली एसिडिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइसोजाइम। कंपोजिशन 99.5% वाटर और 0.5% सॉलिड। उसके अलावा दो तरह के सबस्टेंस। इनऑर्गेनिक में सर्वाधिक कौन? सोडियम। ऑर्गेनिक में क्या क्या? लाइसोजाइम डिफेंस का काम करते हैं और एसिडिक पीएच बनाते हैं। कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है? आंसर इज IgA। आंसर इज IgA। उसके अलावा डाइजेस्टिव एंजाइम, कौन से एंजाइम होते हैं? एमाइलोलाइटिक एंजाइम, जिसका नाम है टाइलिन या सलाइवरी एमाइलेज। यह कुक्ड स्टार्च या पॉलीसैकेराइड पर काम करेगा और उसको कन्वर्ट करा देगा। यह किसमें? माल्टोज या डाइसैकेराइड में। यह स्लाइटली एसिडिक पीएच पर काम करता है। हाईली हो जाए तो इसके फंक्शन इनहिबिट हो जाएंगे। हाईली एसिडिक पीएच हो जाए तो इसके फंक्शन इनहिबिट हो जाएंगे। तो ये ज्यों का त्यों आया हुआ क्वेश्चन है। द फंक्शन ऑफ टाइलिन हैज बीन इनहिबिटेड इनसाइड द स्टोमक। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? आंसर है ड्यू टू द हाईली एसिडिक मीडियम। स्टोमक में हाईली एसिडिक मीडियम होता है, इसलिए यह वहां काम नहीं कर पाता। कैसे काम करेगा? कुक्ड स्टार्च या पॉलीसैकेराइड पर टाइलिन एक्शन करेगा और इसको माल्टोज या डाइसैकेराइड में कन्वर्ट करा देगा। क्या सबका कन्वर्जन हो जाएगा? नहीं, 30 से 40% का कन्वर्जन होता है केवल। उसके अलावा द डाइजेशन ऑफ फूड कहां से स्टार्ट हो जाता है? आंसर है ओरल कैविटी या माउथ से। आया हुआ क्वेश्चन है। द डाइजेशन ऑफ फूड हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम माउथ और ओरल कैविटी। किसका डाइजेशन स्टार्ट हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट का, और वह फूड जो ईसोफेगस में एंटर करेगा दैट इज नोन एज बोलस। व्हाट इज द बोलस? बोलस बराबर फूड प्लस सलाइवा। व्हाट इज द बोलस? बोलस बराबर फूड प्लस सलाइवा। इज दैट क्लियर? तो ये पहला पोर्शन कंप्लीट होता है जिसका नाम है ओरल कैविटी, और ओरल कैविटी से निकलने वाले जूस का भी डिस्क्रिप्शन आपने जान लिया जिसका नाम है सलाइवा, जिसमें केवल एक तरह का एंजाइम है, पॉपुलर नाम है उसका टाइलिन, जो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इज दैट क्लियर? तो ये पहला पोर्शन हो गया। अगले लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे ईसोफेगस और स्टोमक और उनसे निकलने वाले जूस। इज दैट क्लियर? टोटल 6 पोर्शन में बांटा है। पहला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अगले पोर्शन का नाम होगा स्टोमक और ईसोफेगस। इसी लिहाज से अपन इनके डिसऑर्डर पढ़ेंगे। जैसे जैसे अपन इन पोर्शन को डिवाइड करके पढ़ रहे हैं, सेम इसी तरीके से अपन इनके डिसऑर्डरों को पढ़ने वाले हैं। इज दैट क्लियर? तो आज अभी के लिए इतना ही। कल अपन फिर से मिलते हैं। आप सारे के सारे साथियों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।